रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 13 का पार्ट 2 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 13 का पार्ट 2। इस आला ज़र्फ लड़की ने इससे पूछना भी गुवारा नहीं किया था कि वो ऐसा जुल्म क्यों कर रहा है, और फिर वो पिछले साल भर से इससे गाफिल था। इसे तो ये भी पता नहीं था कि आया मानो ने किसी बच्चे को जन्म दिया था या किसी बच्ची को, क्योंकि खफा होकर शहर के घर से निकलते वक्त वो उम्मीद से थी, लेकिन ईमान के साथ रंग रलियां मनाते इससे इतना भी नहीं हो सका था कि अपने होने वाले बच्चे ही की सुनगुन ले लेता। अचानक इसे लगा कि गम की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है और पछतावे की आग लाने का रूप धार चुकी है। इसी आलम में किसी ऐसे गम गुसार की तलब मजीद बढ़ गई जिसके सामने वो जी का बोझ हल्का कर सकता। शकील जैसे दोस्त को भी वो खो चुका था। शायद मेरी विपदा सुनकर इसे तरस आ जाए। इसने मोबाइल फोन निकालकर इसे कॉल करने का सोचा, मगर फिर इसे नंबर डायल करने का हौसला ना हुआ। इसकी खुददारी और अना किसी के सामने झुकने पर तैयार नहीं थी। अगर शकील इसकी कॉल रिसीव ना करता या अटेंड करके तंजो तशनी से इसका किया याद दिलाता तो शायद वो ये तौहीन बर्दाश्त ना कर पाता। इससे लेटा ना गया और वो उठकर टहलने लगा। अचानक इसकी निगाह खिड़की के पर्दे के साथ सिली चूड़ियों पर पड़ी। वो करीब होकर इन्हें देखने लगा। मुलाजमा ने एक बार इन्हें हटाने की बाबत दरियाफ्त किया था, मगर शहर ने सख्ती से इसे मना कर दिया था। क्यों? इस बात से इस वक्त वो खुद भी नावाकिफ था, मगर अब इसे क्यों का जवाब इसे मिल गया था कि मानो की मोहब्बत शुरू दिन से इसके दिल में बसी थी। वक्ती तौर पर भटकने के बावजूद वो इसे इतनी ही शिद्दत से चाहता था। दिल में नहा चाहत इस वक्त जाहिर हुए जब वो इसकी दस्तरस से दूर हो गई थी। जब तक मानो का हसूल इसे मुश्किल नजर आता रहा था, वो इसकी चाहत में दिन रात सुलगता रहा, मगर जब वो हासिल हुए तो इसकी कदर न कर सका। शोबिस की आवारा और आजाद ख्याल लड़कियां सिर्फ अपने मकसद की खातिर इसके करीब हुई थी, और वो ये समझ बैठा था कि किसी मुनफरद शख्सियत का मालिक है, इस काबिल है कि इसे चाहा जाए। इसकी गलत फहमी नाज़ली शगुफ्ता और ईमान ने बड़ी आसानी से रफा कर दी थी। स्टडी रूम से निकलकर वो खिड़की के साथ बैठ गया। यहीं बैठकर इसकी मानो इसे देखा करती थी, वो मानो जो अब इसकी नहीं रही थी। इसे याद आया कि एक दफा इसने वहाँ कुशन पड़े हुए देखा था। वो इसे कुशन ही पर बैठकर देखा करती थी, और यकीनन इस दिन इसे कुशन उठाना याद नहीं रहा था, मगर शहर के वहमो गुमान में भी नहीं आया था कि वो कुशन वहाँ क्यों पड़ा था। इसने सोचा था कि शायद सोफे वगैरह झाड़ते हुए मानो ने वहाँ रखा होगा। सुबह की अजान की आवाज कानों में पड़ते ही इसके कदम बाथरूम की तरफ उठ गए। जाने कितने अरसे से वो नमाजें पढ़ना तर्क कर चुका था। थोड़ी देर बाद वो दिल में नदामत का बोझ लिए मस्जिद की तरफ गामजन था। इंसान चाहे जितना भी गुनाहगार हो, आखिरी आसरा तो वही है, और इंसान चाहे भी तो इसके अलावा कोई ऐसा दर नहीं ढूंढ सकता जहां इसके दुखों का मुदावा हो सके। मस्जिद से वापस आकर इसने दोबारा सोने की कोशिश की, और इस मर्तबा वो कामयाब रहा था। पिछले चंद दिन से इसकी तबीयत लिखने की तरफ माइल नहीं हो रही थी। कलम पकड़ते ही मानो की यादें उमड़ पड़ती, और वो कलम रखकर पर्दे से सिली चूड़ियों को घूरता रहता। घर से निकलना करीबन इसने छोड़ दिया था।
बस मस्जिद तक जाता और नमाज पढ़कर वापस आ जाता। रेहान अफंदी अमेरिका जा चुका था। इसका जी लाहौर से चाट हो गया और वो मुस्तकिल पिंडी शिफ्ट होने का सोचने लगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि पिंडी जाकर क्या कारोबार करता। स्कूल की नौकरी इसने छोड़ दी थी और लिखने पढ़ने के अलावा इसे कुछ आता नहीं था। आखिर क्या करता वहां जाकर? फिर मानो सोचने के बाद वो बमुश्किल चंद मर्तबा घर जा सका था। माँ बाप का खफगी भरा रवैया इसे नादम कर देता। इन्होंने एक मर्तबा भी इससे मानो की बाबत दरियाफ्त नहीं किया था, मगर वो बच्चा तो नहीं था कि इनके एहसास से अनजान होता। इसके वालिद मास्टर सलीम को तो रस्मी अलैक्सलैक के अलावा इससे बातचीत गुवारा ही नहीं थी। दोनों बच्चे भी इससे मनूस नहीं थे। ले दे के एक माँ ही थी जो इसकी जरूरतों का ख्याल भी करती और झट बैठकर इसके साथ बात भी कर लेती। घर में भी वो अपने कमरे तक महदूद रहता और अगले दिन वापस चल पड़ता। इस दिन इसे बेडरूम की सफाई की सूझी और वो झाड़ू लेकर वहां पहुंच गया। मानो के जाने के बाद इसने बेडरूम को मुस्तकिल लॉक कर दिया था। आपने इस वक्त पहने हुए कपड़े और ज्वेलरी मानो इसी तरह बेड पर फेंक गई थी। पहले वो हर हफ्ते अपनी निगरानी में मुलाजिम से सफाई कराता। आज इसका दिल कर रहा था तो वो खुद शुरू हो गया। ईमान ने 2-3 मर्तबा बेडरूम में शिफ्ट होने की जिद की थी, मगर वो टाल गया था। क्यों? इस क्यों का जवाब भी इसके पास मौजूद नहीं था। इसके अलावा भी कुछ क्यों ऐसे थे जिन्हें खोजने में वो नाकाम रहा था। वो बमुश्किल सफाई से फारिग हुआ था कि मोबाइल बजने लगा। शहाब मिर्जा की कॉल आ रही थी। जी मिर्जा साहब। इसने कॉल रिसीव की। शहीर साहब, काम कहाँ तक पहुँचा? फिलहाल तो हाथ भी नहीं लगा सका। मिर्जा साहब, वो साफ गोई से बोला, भाई आपके मुकालमों का इंतजार है और मेरा इरादा तो इस जुमे से शूटिंग की इब्तिदा करने का था। अच्छा, ड्रामे की हीरोइन का चुनाव कर लिया है? बात फाइनल तो नहीं की, मगर वही होगी जिसे आपने तलाश किया था, शगुफ्ता अली। और अगर मैं कहूँ इसे मरकजी किरदार ना दें तो शहीर के अंदर इंतकामी जज्बे ने सर उबारा। देखिए शहीर साहब, हमारे तल्लुकात इस नहज के तो नहीं कि हम एक दूसरे की बात को टाल ना सके, मगर फिर भी मैं आपकी बात को नहीं टालूंगा। अलबत्ता हैरानी जरूर है कि वो लड़की जो खुद आपने मुतारफ कराई है, इसकी राह में रोड़े अटकाना कुछ अजीब सा लग रहा है। शहाब साहब, जो बात आपको तस्लीम है वो इसे नहीं है जिसके साथ एहसान किया गया है, तो ना हो। आपका मकसद एहसान जताना तो नहीं था ना, और बिलफर्ज वो किसी गुस्ताही की मुर्तकिब हो चुकी है तो तल्लुकात मुनक़ता करना ही काफी रहेगा। ख्वाह मुकाबले में आपकी शोहरत और नेक नामी को भी नुकसान पहुंच सकता है। शहाब साहब, मेरी बस इतनी कोशिश होगी कि मेरे लिखे हुए मुकालमे इसकी जुबान से अदा ना हो। शहीर के लहजे में तुर्शी सी दर आई। तो भाई फिल्म और ड्रामा बनाने वाले आपसे पूछकर तो कास्ट तश्कील देने से रहे। शहाब मिर्जा ने इसे समझाने की नाकाम कोशिश की। जो मुझसे ड्रामा या फिल्म लिखवाने का मुतमन्नी होगा, इसे कम अज कम इतनी बात मानना पड़ेगी कि कास्ट में शगुफ्ता या इसकी बहनें शामिल ना हो। शहीर अपनी बात पर अड़ गया था। शहाब मिर्जा हंसा, तो लिखारियों का कोई काल तो नहीं है? मैंने ये कब कहा है? शहीर को इसकी हंसी नागवार गुजरी थी। यानी मैं अगर मिस्र रहता कि शगुफ्ता कास्ट में शामिल रहेगी तो आप मुकालमे ना लिखते। शहाब मिर्जा को भी इसका बदला हुआ लहजा खिल गया। ऑफ कोर्स, शहीर हट तरमी से बोला। जवाब देते वक्त तल्लुकात का कुछ ख्याल, कुछ भरम रख लेते। शहाब को इसके जवाब पर दुख हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारे तल्लुकात इस नहज के नहीं है कि एक दूसरे की बात ना टाल सके। शहीर ने इसका कहा लुटाया, मगर इसके साथ ये भी तो कहा था कि आपकी बात टालूंगा नहीं। शहाब मिर्जा ने सफाई पेश की। शहाब साहब, माफी चाहूंगा, मगर हकीकत यही है। शहीर अपने कहे से हटने को तैयार नहीं था।
مسٹر شہیر، شگفتہ نہ تو اس ڈرامے کے لیے ناگزیر تھی اور نہ میں نے اسے آفر ہی کی تھی، بلکہ آپ کے کہنے پر میں اسے سائن کرنے کا ارادہ ترک کرنے والا تھا، لیکن جس طرح آپ نے اس کی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ عزت نفس میری بھی ہے اور کسی کا خشک اور دو ٹوک رویہ مجھے بھی برا لگتا ہے۔ میں کسی کو غلط فہمی میں رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ شہیر اس کے شکوے کو خاطر میں نہ لایا۔ اوکے مسٹر شہیر، میں آپ کا لکھا ڈرامہ واپس بھجوا دیتا ہوں۔ معاوضے کی ادائیگی جو بھی مکالمے کی تکمیل پر ہونا تھی، اور سوری، آئندہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ شہاب مرزا کے لہجے سے سخت قسم کی خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تھینکس کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ شہاب مرزا سے اس کے تعلقات کافی اچھی نوعیت کے تھے، مگر اس وقت بات کا کوئی ایسی سمت اختیار کر گیا کہ وہ ہٹ درمی پر اتر آیا تھا۔ نہ اس نے پرانے تعلقات خاطر میں لائے اور نہ اپنے سود و ضیاعی کا سوچا، اور پھر اس وقت اس ضد نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اس نے شہاب مرزا کی کال منقطع کرتے ہی فصیح عالم کا نمبر ملایا۔ جی شہیر صاحب، کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا، غالباً آپ نے بقیہ نصف مکالمے مکمل کر دیے ہیں؟ وہ تو ہو ہی جائیں گے فصیح صاحب، اس وقت ایک بات پوچھنا تھی۔ جی ضرور، فلم میں مرکزی کردار کون ادا کر رہا ہے؟ فیروز، اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرانی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہیروین کون ہے؟ شہیر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ایمان علی۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جواب گول کرتے ہوئے شہیر نے پوچھا، فلم کی شوٹنگ تو شروع نہیں ہوئی؟ فی الحال تو نہیں ہوئی، بس چند دن میں ہوا چاہتی ہے۔ تو ایسا ہے فصیح صاحب کہ میں کچھ خاص وجوہات کی بنا پر مکالمے نہیں لکھ سکتا۔ آپ مہربانی فرما کر میرے لکھے ہوئے مکالمے واپس بھیج دینا، اور اگر مکالموں کے بغیر فلم کی کہانی ناقابل قبول ہو تو وہ بھی واپس کر دینا۔ معاوضہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ خدا خیر کرے شہیر صاحب۔ بڑا اکھڑا اکھڑا لہجہ ہے، اور کون سی خاص وجہ ہو گئی ہے مکالمہ نہ لکھنے کی؟ شاید جواب دینا مجھے پسند نہ ہو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ترشی کا اثر نمایاں تھا۔ او بھائی، کچھ پتہ تو چلے کون سی خطا ہو گئی ہے ہم سے؟ فصیح کے لہجے میں حیرانی تھی۔